मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। तो जैसा सब लोग को पता है, आप लोग का एग्ज़ाम में अब बहुत कम दिन बचा रहा है और अगर कम दिन बच भी रहा है तो अब वैसा घबराने की आवश्यकता हम लोग को बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से पढ़े या ऑफलाइन माध्यम से पढ़े, सबको अब एकत्रित करना है आप लोग को और अपना विश्वास बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस थोड़ा भी खोना नहीं चाहिए। और हमेशा हम आप लोग को कहते हैं कि यह जो इंटर का एग्ज़ाम है, आपका +2 का एग्ज़ाम है, तो यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से थोड़ा सा अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि उसको छांटना है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रिजेक्ट करना रहता है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या मान लो 10 लाख है और सीट वहाँ पे है 1000 या 2000, जैसे मेडिकल या IIT का एग्ज़ाम देते हैं तो सीट की संख्या कम है, छात्रों की संख्या अधिक है और उतना ही सीट पे उसको एडमिशन लेना है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा उसको छांटना है। तो उस तरह से वह एग्ज़ाम सेटअप होता है। जबकि इंटर का एग्ज़ाम क्या है, आपका एक क्वालिफाइंग है, इसमें छांटने का कोई समस्या नहीं है या सीट का कोई वैसा मापदंड नहीं है कि सीट कम है। तो थोड़ा सा प्रकृति अलग है और आपको जितना आपने मेहनत किया है, जो भी हम लोग साथ में पढ़े, जैसे चैनल बनाने का भी उद्देश्य हम लोग का था मेन लॉकडाउन के दौरान कि आप लोग का हेल्प हो सके, चूँकि सारा इंस्टीट्यूट वगैरह बंद था। और जब लॉकडाउन खुल गया है तो अब थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गया है, क्लास वगैरह आपका सब चलते रहता है। तो फिर भी कोशिश हमारा लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम वीडियो डालना बंद कर दिए हैं, वीडियो आपका डालते रहेंगे। और इवन एग्ज़ाम के बाद आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दे लीजिए इंटर का, उसके बाद और भी प्रॉपर वे में हम आप लोग का जो भी बचा हुआ है पार्ट कोशिश करेंगे, खास के न्यूमेरिकल पोर्शन जो कि प्रॉब्लम वगैरह बहुत कम करवा पाए। आप लोग को थोड़ा हड़बड़ी उस समय ज़्यादा हो गया था, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। पटना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा और भी BHU DU वगैरह का भी फॉर्म भरिएगा। IIT मेडिकल का तो खैर भरते ही हैं, तो उसका भी काम हम लोग करेंगे प्रॉपर पहले। लेकिन एक बार एग्ज़ाम दे के आप लोग रिलैक्स हो जाइए। और इस दौरान आप लोग कहे थे कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट आप लोग को पढ़ा रहे थे, कैपेसिटर पढ़ाया, तो कुछ टॉपिक कहे थे कि एग्ज़ाम के समय आप लोग का कर देंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से हम लोग, चूँकि समय बहुत कम है आप लोग के पास भी, तो हमने कहा था कि वैन डी ग्राफ जनित्र या वैन डी ग्राफ जनरेटर, तो यह लास्ट टाइम में हम बोले थे करवा देंगे, उस समय नहीं करवा पाए थे आप लोग के लिए, तो अभी जल्दी से हम लोग कर लेंगे। और एकदम सिंपल है, वीडियो आप लोग ध्यान से पूरा देखिएगा और एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, चूँकि एग्ज़ाम के लिए यह लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है आप लोग को पूछे। तो वैन डी ग्राफ जनित्र, वैन डी ग्राफ आपका क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। और वैन डी ग्राफ जनित्र का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो बहुत हाई वोल्टेज, बहुत उच्च विभवांतर पैदा करने के लिए होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना हो, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना हो प्रयोगशाला वगैरह में, तो वहाँ पे उसको बहुत हाई वोल्टेज से उसको एक्सेलरेट किया जाएगा, उसको त्वरित किया जाएगा। तो हाई वोल्टेज पैदा करने का एक युक्ति है, डिवाइस है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वैन डी ग्राफ जनित्र जो है वह अति उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की एक युक्ति है या एक मशीन है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले एक रफ आइडिया देखो, बुक वगैरह में तो सारा डायग्राम वगैरह सारा थ्योरी मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिए कि एकदम याद हो जाए, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़े, एकदम एग्ज़ाम में आसानी से एकदम सिंपली लिख के आ जाइए। तो एक ही चीज़ इसमें आप लोग को समझना है, जो कि मेन चीज़ है, इसका मेन सिद्धांत आप लोग को समझ लेना है। और वह सिद्धांत क्या है, फिगर वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, पहले समझ लेना है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, अब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे, आवेश के विषय में पढ़ रहे थे, विभव पढ़ रहे थे, तो आप लोग देखे थे कि खोखले गोले के अंदर विभव निकाला, या
किसी मेटल के अंदर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। या याद कीजिए आप लोग कि आवेश, अगर किसी चालक को या किसी कंडक्टर को आप आवेश देते हैं तो आवेश हमेशा कहाँ पे रहता है, चालक के सतह पर रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का भी चर्चा किए थे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उपकरण है जिसको विद्युत क्षेत्र से बचाना है तो उसको लोहे के बक्से में या मेटल के बॉक्स में डाल देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वह सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य होता है। और हमेशा केवल एक ही चीज़ आपको माइंड में रखना है कि अगर किसी भी चालक को आप आवेश दीजिएगा तो वह हमेशा उसके सतह पर रहेगा। किसी भी कंडक्टर को मान लो कि आपके पास कोई एक इस तरह से खोखला गोला है और यह क्या है, मेटेलिक कंडक्टर है, खोखला गोला है। अब अगर आप इस पर जितना भी चाहे आप आवेश डाल दीजिए, जितना भी आवेश डालिए सभी आवेश आपका क्या रहेगा, तो इसके सरफेस पे ही रहेगा। तो मेन सिद्धांत यही रखना है आप लोग को याद कि कोई खोखला गोला है या कोई भी चालक है तो उस पे जो भी आवेश हम देंगे वह हमेशा उसके क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा, बाह्य पृष्ठ पर रहेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य रहेगा। इसके अंदर कोई भी नेट आवेश नहीं रह सकता है। और इसी सिद्धांत को आधार बना के क्या किया आप लोग का, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर बना लिया। और देखिए एकदम हम रफ स्केच बना रहे हैं, एग्जाम में भी इसी तरह से बना देना है। तो क्या कर रहा है कि एक खोखला गोला है जो कि मेटल का है, एक मेटल का बहुत बड़े आकार का खोखला गोला ले रहा है और उसको क्या कर दिया कि लकड़ी के स्टैंड पर या कोई इंसुलेटर पदार्थ का आपका स्टैंड है इस तरह से, और लकड़ी के स्टैंड पे इसको क्या कर दिया, टिका दिया। एक लकड़ी का स्टैंड बना दीजिएगा इस तरह से और उस पर क्या किए कि एक मेटेलिक स्फीयर को, एक खोखले गोले को उस पर रख दिए। क्लियर है। अब जैसे देखे होंगे आटा चक्की वगैरह चलते देखा होगा तो पुल्ली रहता है, एक पुल्ली इधर है एक इधर है और उस पर बेल्ट लगा हुआ रहता है। ध्यान से देखिए एकदम आसानी से आप लोग को याद रहेगा। तो क्या कर रहा है कि एक पुल्ली यहाँ पे लगा दिया गोले के केंद्र पे और एक पुल्ली आपका नीचे लगा दिया। एक को आप नाम दे दीजिए कि एक पुल्ली P1 हो गया, या आपका पुल्ली P2 हो गया। और दोनों पे क्या कर रहा है, तो कोई इंसुलेटिंग पदार्थ से जैसे रेशम से या रबर से बना बेल्ट इस पे इस तरह से डाल दिया। ध्यान दीजिए। इसी तरह से एग्जाम में भी आप लोग बहुत सिंपल डायग्राम बना लीजिएगा। मेन इसका सिद्धांत आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी भी मेटल पे आवेश देते हैं तो वह हमेशा उसके आउटर सरफेस पे रहता है, बाहरी पृष्ठ पे रहता है। तो कोई खोखला गोला है या सॉलिड स्फीयर ही क्यों ना हो, इस पे चाहे आप जितना भी आवेश डालिएगा, आवेश हमेशा कहाँ पे चला जाएगा, इसके सरफेस पे, बाहरी पृष्ठ पे जाके जमा हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक खोखला गोला ले रहे हैं, उसको क्या किए तो लकड़ी के स्टैंड पर, यह आपका क्या है, लकड़ी का स्टैंड, लकड़ी के स्टैंड पे खोखला गोला को इस तरह से टिका दिए। अब गोला के सेंटर पे एक पुल्ली लगा दिए और एक पुल्ली आपका नीचे है और दोनों पुल्ली पर क्या कर दिए हैं, तो कोई इंसुलेटेड पदार्थ का या कुचालक पदार्थ जैसे सिल्क के कपड़ा का हो गया या रबर का बेल्ट इस तरह से लगा दिए। एकदम क्लियर है। अब इस पुल्ली P1 को क्या कर रहे हैं, तो कोई मोटर की सहायता से, मोटर सब लोग जानते हैं कि इसमें कोई मोटर लगा हुआ है और इस पुल्ली P1 को क्या कर रहा है, तो इस तरह से घुमा रहा है कि बेल्ट आपका इस तरह से, यह बेल्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, इस तरह से बेल्ट आपका मूव कर रहा है। तो अगर P1 को कोई मोटर की सहायता से आप घुमा रहे हैं, ऑब्वियस है बेल्ट इस तरह से P2 से होते हुए आपका घूम रहा है। एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे करना क्या है, आप लोग को देखिए कि एक आपका कंडक्टिंग मटेरियल का कर रहा है कंघी, इस तरह से
कोई कंघी जिसको कि नाम दे दीजिए इसको C1 और एक कंघी यहाँ पे लगा दीजिए। ध्यान दीजिए यह इम्पोर्टेंट है। बस एक कंघी C2 है, कंघी C2 का कनेक्शन किससे कर दिए तो मेटल के तार से कर दिए, इसका खोखले गोले से संबंध, यानी कि एक कंघी आपका C2 है जो कि मेटल से है, इसमें बहुत सारा इस तरह से नुकीला सिरा बना हुआ है, और कंघी C2 का संबंध किससे कर दिए खोखला गोला से कर दिए। और एक कंघी आपका C1 है जो कि बिल्कुल इस बेल्ट के समीप आपका इस तरह से बेल्ट के समीप यह आपका क्या है कंघी C1 है, मेटल का कंघी है। और इसको क्या करते हैं कि कोई बैटरी की सहायता से बहुत हाई पोटेंशियल पर रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर रखते हैं किसको कंघी C1 को। तो यही आपका बेसिक सेटअप है वैन डी ग्राफ जनरेटर का। और सिद्धांत हम पहले भी आप लोग को कहे कि किसी भी चालक को अगर आवेश देते हैं, आवेश हमेशा क्या रहेगा उसके बाहरी पृष्ठ पर रहेगा। अब यहाँ पे होता क्या है देखिए, इसको समझिए कि यह चूंकि कंघी C1 क्या है बहुत हायर पोटेंशियल पर है, कोई बैटरी की सहायता से इसको क्या रख रहे हैं तो धनात्मक विभव पर रख रहे हैं। अब यह बहुत हाई पोटेंशियल पर है चूंकि, तो इसके कारण क्या हो जाएगा तो बेल्ट से इलेक्ट्रॉन जो होगा वह आकर्षित होके कोरोना डिस्चार्ज के कारण किधर आ जाएगा तो यह कंघी C1 पर आ जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज C1 पर आ जाएगा। और चूंकि इससे निगेटिव चार्ज निकलेगा तो बेल्ट पे आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए धन आवेश आ जाएगा। इस तरह से बेल्ट पे आपका क्या आ जाएगा देख लो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देख लीजिए। अब जैसे ही चूंकि पुल्ली तो आपका इस तरह से घूम रहा है, तो कंघी C1 को आप हायर पोटेंशियल पे रखे हैं, धनावेश पे रखे हैं बैटरी की सहायता से, तो इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण बेल्ट आपका क्या हो रहा है धनावेशित हो रहा है, और बेल्ट या धनावेश क्या हो गया बेल्ट से चिपक गया, और बेल्ट इस तरह से आपका पुल्ली रोटेट कर रहा है, इस तरह से मोटर की सहायता से पुल्ली को रोटेट करा रहा है। तो यह धनावेश बेल्ट की सहायता से कहाँ आया देखिए ऊपर यहाँ पर आया। अब जैसे ही यहाँ पे धनावेश होगा तो क्या होगा तो यह जो कॉम्ब है ठीक है, तो इस धनावेश के कारण क्या होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित करके इस धनावेश को क्या करेगा न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा, और यह जो धनावेश है सटाक से कंघी से होते हुए कहाँ आ जाएगा तो खोखले गोले के बाहरी सतह पे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पे गया और बेल्ट ऊपर जाया, और यहाँ से कंघी की मदद से सारा चार्ज आपका क्या हो रहा है तो खोखले गोले के बाहरी सतह पे जमा होते जा रहा है। और पहले ही कह दिए हैं कि गोला के अंदर मेटल के अंदर आवेश जमा होने का तो कोई उपाय नहीं है। तो चूंकि यह पुल्ली लगातार देखो नाचते जा रहा है, लगातार बेल्ट इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो लगातार यहाँ से चार्ज जा रहा है और यहाँ से सट से वह क्या आ रहा है तो आउटर सरफेस पे आ रहा है, क्योंकि हम पहले ही कहे हैं कि किसी भी मेटल पे या खोखले गोले को चाहे आप जितना भी आवेश दीजिएगा आवेश अंदर जमा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा उसके बाहरी पृष्ठ पे जमा होगा। तो इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चल रहा है, तो लगातार इसके आवेश पे क्या होते रहेगा तो खोखले गोले के पृष्ठ पे लगातार आवेश की मात्रा आपका बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और इस तरह से लगभग 10⁻⁷ वोल्ट तक का विभव या विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और यही इसका काम है, वैन डी ग्राफ जनरेटर का काम क्या है तो अति उच्च विभवांतर पैदा करना। तो बहुत सिंपल डायग्राम है, इतना भी आप लोग बना दीजिएगा, आसानी से आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। अब कुछ चीज़ यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रिक जैसे बहुत हाई पोटेंशियल है, इसको डिस्चार्ज से बचाना है, तो इसके लिए क्या करता है तो इसको पूरा को एक लोहे के इस तरह से खोल में इस
इस तरह से डाल देता है, जिस पे कि बहुत हाई प्रेशर से हवा भर देता है। तो आपको इच्छा करेगा आप उसको वहाँ पे मेंशन करिएगा उसको कि बाहरी आवरण में इस तरह से, लोहे के बाहरी आवरण में इस तरह से इसको ढक दिया जाता है, जिस पर कि बहुत उच्च वायुमंडलीय दाब में वायु भरी रहती है। तो इस तरह से आप वैन डी ग्राफ जनरेटर का आप चित्र भी बना दीजिएगा और आसानी से इसको समझा भी दीजिएगा। तो एग्ज़ाम का टाइम है, लास्ट टाइम है, हम वीडियो को कोशिश करेंगे कि एकदम सिंपल छोटा रखें। बुक से भी आप विशेष आप ज़्यादा स्कीमेटिक बनाना चाहते हैं बुक से भी बनाएगा, लेकिन मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका सिद्धांत कि आवेश हमेशा क्या होगा, तो चालक के बाहरी पृष्ठ पे रहेगा। तो दो पुल्ली बना दिए हैं, पुल्ली P1 है, P2 है और कुचालक पदार्थ का बेल्ट है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पे जा रहा है और इस कंघी की मदद से तुरंत वह कहाँ चला जा रहा है, तो खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पे। और चूंकि यह प्रक्रिया लगातार पुल्ली आपका बेल्ट को मोटर से घुमा रहे हैं, तो लगातार आवेश जाके खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पे इकट्ठा होते चला जा रहा है और इस पर 10⁻⁷ वोल्ट तक का विभवांतर पैदा किया जा सकता है। यही वैन डी ग्राफ जनरेटर है। तो इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। अब हम कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा समय है तो इसको प्रॉपर वे में हम सारा सिद्धांत, इसका कमी फायदा सब लिख लेते हैं। तो इसका नुकसान में अगर आपको पूछता है तो यह आकार में बहुत बड़ा होता है, तो असुविधाजनक होता है इसको यूज़ करना। इतना आप लोग रख सकते हैं इसको। तो यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम आगे काम करते हैं आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने बोर्ड पे लिख भी दिया है, समझा तो दिए ही थे आप लोग को। मेन चीज़ था कि आवेश हमेशा धातु के पृष्ठ के बाहरी सतह या आउटर सरफेस पे रहता है। तो कोई धातु का खोखला गोला है, इस पे जितना भी आवेश दीजिएगा, आवेश हमेशा तुरंत इसके क्या हो जाएगा, बाहरी पृष्ठ पे वितरित हो जाएगा। तो हमने कहा था कि खोखला गोला को लकड़ी के स्टैंड पे रखते हैं, दो पुल्ली आपका लगा हुआ है P2 और P1 और इस पर कुचालक पदार्थ की एक बेल्ट इस तरह से लगी है। पुल्ली P1 को मोटर की सहायता से घुमाया जाता है और साथ में धातु का दो कंघी है, एक C1 है और दूसरा C2 है। C1 का संबंध उच्च विभव के बैटरी के धनात्मक सिरे से कर दिया जाता है। तो इससे धनात्मक आवेश आपका बेल्ट पे जा रहा है, जो बेल्ट से होते हुए यहाँ पहुँचता है और जैसे ही इस कंघी के द्वारा, चूँकि बहुत हाई वोल्टेज पे क्या होता है, नुकीला सिरा पे बहुत उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होगा और बेल्ट का धनावेश को न्यूट्रलाइज करेगा। बदले में इसमें आपका, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश इसमें उत्पन्न हो जाएगा, जो कि तुरंत खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पे वितरित हो जाता है। या सिंपल समझिए कि यह धन आवेश गया और नुकीले सिरे से होकर तत्क्षण क्या हो जाएगा, तो खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पे चला जाएगा। चूँकि मोटर लगातार घूम रहा है तो बेल्ट भी लगातार इस तरह से घूम रहा है, तो इसके पृष्ठ पर लगातार आवेश इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसके कारण बहुत उच्च विभव उत्पन्न हो जाएगा। या तो हम काफ़ी चर्चा कर लिए, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, सिस्टमेटिक डायग्राम एक इस तरह से बना लीजिए और यहाँ पे लिख दिए हैं कि वैन डी ग्राफ जनित्र एक युक्ति है या डिवाइस है जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसके आविष्कारक प्रोफेसर वैन डी ग्राफ थे। एकदम सिंपल याद रहेगा। अब सिद्धांत में आवेश हमेशा चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है तथा चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवन उत्पन्न हो जाती है। सिद्धांत हो गया। अब रचना में लिख दिए हैं कि चित्रानुसार लगभग 5 मीटर व्यास के धातु के खोखले गोले को 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पर रखा जाता है। P1 तथा P2 देख लीजिए, P1 और P2 दो घिरनियाँ होती है जिनसे होकर विद्युत रोधी पदार्थ की, जैसे सिल्क, रबर वगैरह हुआ, बनी बेल्ट गुजरती है। नीचे की घिरनी को मोटर की मदद से घुमाया जाता है। बेल्ट के समीप C1 तथा C2 या C1 तथा C2 धातु
कि दो कंघियाँ होती है। कंघी C2 का संबंध धातु के गोले से, देखिए C2 को गोले से जोड़ दिया है, और कंघी C1 का बैटरी के धन सिरे से, C1 को कैसे जोड़ दिया है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। तो यह आपका सिद्धांत हो गया। आप केवल कार्यविधि लिख देते हैं, आपका एक क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम नहीं है आप लोग के लिए, अच्छा से एग्ज़ाम दे लीजिए आप लोग। और उसके बाद हमेशा कहेंगे कि वह जो जरूरत, यानी जो पढ़ने का आदत आपने सीखा है उसको ब्रेक नहीं करना है, उसको लगातार जारी रखना है। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, कार्यविधि लिख देते हैं। तो जल्दी से इसको हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। सिद्धांत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो कार्यविधि में देखिए लिख दिया है, कंघी C1 से धनात्मक आवेश C1 से, जो कि हायर पोटेंशियल पर है, धनात्मक आवेश घूमते हुए बेल्ट द्वारा कंघी C2 तक पहुंचता है। यह बेल्ट यहाँ से धनात्मक आवेश C2 तक पहुँचा, जो तत्क्षण ही क्या हो जाएगा, गोले के बाहरी सतह पे चला जाएगा। तो लिख लीजिए, शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, कंघी C2 तक पहुँचता है तथा तुरंत खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता जाता है। फलस्वरूप उसका विभव 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक बढ़ जाता है। तो ये कार्यविधि एकदम सिंपल हो गया। उपयोग में है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। और दोष में दे दिए हैं कि बड़े आकार का होने के कारण असुविधाजनक होता है और उच्च विभव होने के कारण यह खतरनाक होता है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट हो जाएगा। आप लोग देख के जाइएगा, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। कुछ चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहेंगे, देखिए कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो अभी बहुत सारा उथल पुथल आपके अंदर उत्पन्न होगा। यह नोट ले ले, वहाँ से नोट ले ले, ये क्वेश्चन कर ले। अभी जो नहीं भी पढ़ता होगा उसको भी लगेगा कि यह भी पढ़ ले, वह भी पढ़ ले। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अपना मेहनत पर भरोसा करना सीखिए, खुद पे भरोसा रखिए। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपने सही आंसर बनाया हो और कहीं दूसरे का देख के आप सही काट के गलत लिख दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। और कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम क्या है, केवल पढ़ाई का ही परीक्षा नहीं है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ का भी परीक्षा है कि आप वहाँ पे कितना दृढ़ता से रहते हैं। या नहीं कि कोई सेंटर पे बकवास कर रहा, पहला दिन ही फिजिक्स का एग्ज़ाम है, अब सुन के आप नर्वस हो जाइए। बहुत सारा एक से एक वीर देखिएगा, वहाँ फेंकने वाला देखिएगा। तो जिसको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है वह बाहर से ज़्यादा बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या करना है कि सेंटर पे आप एग्ज़ाम पे समय से पहले जाइए। यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उस दिन बहुत सारा भीड़ भाड़ हो जाता है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपको। एग्ज़ाम सेंटर पहले से देख के आइए। कोरोना का समय है तो अपना मास्क रख लीजिए, साथ में सैनिटाइज़र रख लीजिए, और बिल्कुल आराम से। ठंडा का समय है, कोई गर्मी भी नहीं है, आपको टेंशन का ज़रूरी भी उतना नहीं लेना है। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे समय से 2 घंटा पहले आप पहुंच जाइए कि कोई जाम ताम का नहीं। तो उस समय होगा कि एकदम लास्ट टाइम है, अब एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है, जाम में पड़े हुए हैं, तो आपका एनर्जी लॉस होगा। और एनर्जी बचाना है, वह जो बीटा सेल है आप लोग का माइंड का, तो सेम इंसान होता है, सेम हम ही लोग हैं, सारा चीज़ जानते हैं। कभी एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, कभी कम बन पाता है। तो दिमाग बिल्कुल थका हुआ नहीं होना चाहिए, और जितना पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस आपको अंदर से रहना चाहिए। उसको रिवाइज कीजिएगा अच्छा से। और यह बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, इससे बहुत बड़ा एग्ज़ाम आगे फेस करना है आप लोग को। तो सेंटर पे जाइए, किसी का बहकावा में नहीं आइए कि कहाँ क्वेश्चन आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपको आवश्यकता ही नहीं है क्वेश्चन आउट करने की, और जितना आता है बनाइए। लॉकडाउन के कारण बहुत चीज़ हो सकता है, कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, कोई बात नहीं है। बोर्ड आपको दुगना का ऑप्शन दे रहा है, 35 क्वेश्चन है तो 70 पूछ रहा है। तो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम पहले अच्छा से दे लीजिए, उसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। और एक बार जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है
तो यह नहीं है कि छुट्टी मनाने लगना है, रिजल्ट का वेट करना है, कुछ नहीं। आप लोग को एकदम माइंड में कब रखिए, कम से कम पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल देना है और अच्छा यूनिवर्सिटी से लेके फॉर्म डाल देना है आप लोग को, और उसका तैयारी में जुट जाइए। अच्छा से एडमिशन अच्छी जगह पे ले लीजिए, मेडिकल इंजीनियरिंग में भी ट्राई कीजिए, अपना होता है बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अच्छी जगह से आप मैथ में, फिजिक्स में, या जो भी आपका रुचि का सब्जेक्ट है, लेकिन बढ़िया जगह से आप ग्रेजुएशन कीजिए। और ग्रेजुएशन का ही वैल्यू है, पहले भी कहे हैं, नया शिक्षा नीति आपका लोग का लागू हुआ है तो मैट्रिक का वैल्यू वैसे भी ख़त्म है। अब क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल से, तो इसलिए हमेशा बार बार कह रहे हैं कि आप अच्छे जगह से लीजिए और थोड़ा सा भी मेहनत, यही मोमेंटम को बरकरार रख दीजिए अगले 2-3 महीने तक, और हम आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपका लगातार वीडियो भी हम डालना शुरू कर देंगे, और जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, अगर देखा जाए खास के ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी आधा पोर्शन आपका ऑफलाइन में करवाए हैं, तो जितना ऑनलाइन में पढ़ा है, जितना डिटेल में बता दिए, इतना से ही आपका काम होते चला जाएगा। तो एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम के बाद वापस हमसे मिलिए, कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एकदम तैयार हैं, आपका काम करेंगे। हम आपको कॉलेज में एडमिशन करवा के एकदम लेंगे, हॉस्टल दिलवा के, हम खुद जाएंगे हॉस्टल दिलवाने, आप लोग को दिलवा के आएंगे। तो ये चीज़ है। सेंटर पे एकदम ध्यान रखिएगा, बकवास से बचिएगा, ज़्यादा बोलने का कोशिश न खुद कीजिए और न किसी का सुनिए। एक एकांत को ना देखिए जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, और शांति से एकाग्रचित होकर, अगर 1 घंटा पहले मान लीजिए पहुँच गए सेंटर पे, 2 घंटा पहले पहुँच गया, तो शांति से वहाँ पे बैठे रहिए। थोड़ा बहुत अगर देखना है आप रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। तो बस यही चीज़ कहेंगे। ज़्यादा मोटिवेशन हम लोग को कर रहा था, बहुत स्टूडेंट कहा कि सर मोटिवेशनल वीडियो डालिए, कुछ नहीं, जो आपका मेहनत है वही आपका मोटिवेशन है। आपने पढ़ा है, लॉकडाउन के दौरान भी पढ़ा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन क्लासरूम में भी थे, तो ठीक है, आपने मेहनत किया है, उस पर भरोसा रखो, एग्ज़ाम दो अच्छा से। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देंगे, धन्यवाद।